लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के बाद या लॉकडाउन पीरियड के समय में आप जब भी देखते हैं तो वो रहेंगी। जैसे जीपीएससी, यूपीएससी, बैंक पीओ, आरआरबी, एसएससी सीजीएल, नाबार्ड, एसबीआई, एलआईसी एंड बहुत सारी दूसरी एग्जामिनेशन। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे टेक्निकल प्रोफाइल्स जो गवर्नमेंट जॉब्स में रहती हैं वो भी मेंटेन्ड रहेंगी। तो मैं ये सबसे पहले चीज चाहूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं तो इस समय को आप खूब अच्छे से यूटिलाइज करिए। इतना अच्छे से यूटिलाइज करिए कि महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जब भी हमारी लाइफस्टाइल स्मूथ होती है उस समय आपकी प्रिपरेशन एक ट्रैक पर आ गई हो, तो उसके लिए आपको जिस भी तरह के रिसोर्सेस और गाइडेंस की आवश्यकता हो उसको डेफिनेटली आप आउटसोर्स करें और अपने प्रिपरेशन को ट्रैक पर लेकर के आए। और बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है कि आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी जो गुणधर्म है, आपकी जो गुणवत्ता है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है और डायरेक्शन आइडेंटिफाई करिए, आपको रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो जो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये था कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते थे, जिस भी कंपटीशन की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, चाहे वो गेट हो या कैट हो, चाहे वो रेलवे एग्जामिनेशन हो या डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड हो, चाहे वो किसी और तरह के फील्ड की जगह हो, आप उसको आइडेंटिफाई करें और आप आगे बढ़ें। अब मैं आता हूं दूसरे सेगमेंट में। दूसरा सेगमेंट यह है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या खुद की इंडस्ट्री आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इन फ्यूचर, या किसी भी मोड़ पे, किसी भी ऐसे समय पे आप अपने आप को एक कंसल्टेंट के तौर पे रेज करना चाहते हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि कोविड-19 के बाद सिचुएशन में बहुत सारे बदलाव आने की तैयारियां हो चुकी हैं। उसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो आपको भी समझ में आएगा और हमको भी समझ में आएगा, जो अभी से हम अनुमान लगा पा रहे हैं। और बहुत सारे स्पीकर्स, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, उनका ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में 21वीं सदी में दुनिया में भारत का दबदबा बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। और जो ही मैं भारत के दबदबा की बात करता हूं तो रूरल एरिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जब मैं रूरल एरिया की बात करता हूं तो साथियों, सौराष्ट्र उसमें एक बहुत ही लीडिंग रोल में आके खड़ा होता है, क्योंकि जहां तक गुजरात या भारत की बात करें तो गुजरात ने देश को बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दिए हैं और उसमें सौराष्ट्र ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सौराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां पे लोग मार्केट को जल्दी सेंस कर पाते हैं, और मुझे पूरा गर्व के साथ मुझे विश्वास है कि आप लोग इस चीज को महसूस करेंगे। आप एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल इस चीज को एनालाइज करिए कि अभी मार्केट किधर जा रहा है। ये चीज तो पक्का ही है कि मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा, उसको आप या मैं रोक नहीं सकते। मार्केट जाना तो है ही, सवाल ये खड़ा होता है कि हम उसको कितना ग्रैब कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकली है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। इसीलिए आपके सुभाष टेक्निकल एजुकेशन कैंपस ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि हम ऐसा क्या करें कि जब लॉकडाउन खत्म होता है और हम एक नॉर्मल परिस्थिति में आते हैं तो हम बेहतर परफॉर्म कर पाए। साथियों, मैंने एक यहाँ पे स्लाइड आपके सामने रखी है, और इस स्लाइड मैंने काफी देर तक रखी है जानबूझ करके, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। यहाँ पे देखिएगा 2015 में क्रिएटिविटी वाज द लास्ट प्रायोरिटी व्हेन मार्केट वाज लुकिंग एट यू एज ए कैंडिडेट।
जब मार्केट आपको कैंडिडेट के तौर पे देखता था तो क्रिएटिविटी लास्ट प्रायोरिटी थी, लेकिन 2020 आते ये प्रायोरिटी तीसरे नंबर पर आ गई है, क्रिएटिविटी। और यही रीजन है कि आज की तारीख में सॉफ्ट स्किल्स से ज्यादा ई स्किल्स की बातें होनी शुरू हो गई हैं। जब मैं ई की बात करता हूं तो ई हैज मल्टीपल फेसेट। ई के कम से कम 9 से 10 अलग अलग वर्जन्स हैं। तो ई सिर्फ इंटरनेट और ई कॉमर्स नहीं है, इसमें एंटरप्राइजिंग है, इसमें इकोनॉमी है, इसमें एक्सचेंज है। आपको जो आता हो दूसरों को बताइए, दूसरों को आता है उससे आप सीखिए। इसीलिए इतने सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज होते हैं। वेबिनार का पर्पस ये नहीं है कि लोगों को सेशंस ऑर्गेनाइज करने। वेबिनार के माध्यम से यू कैन लर्न फ्रॉम अ पर्सन हु सिटिंग इन जर्मनी, पर्सन सिटिंग एट यूएसए, पर्सन सिटिंग इन बड़ोदरा अथवा मुंबई या पुणे, पर्सन सिटिंग एट गुड़गांव, दिल्ली अथवा तो बनारस। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी आदमी से कोई भी चीज आपको सीखनी है तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपका कैंपस जो भी वेबिनार ऑर्गेनाइज करता है, आप सारे वेबिनार्स अटेंड करें। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि क्या बदलाव आ रहे हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। मुद्दा साथियों ये है कि जब अगली स्लाइड आपके सामने आ गई है, एंड दैट इज ऑक्सफोर्ड स्टडी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी एक स्टडी है और उस स्टडी को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। या सो स्टडी ऐसा बताती है कि 2020 के बाद दुनिया में जितनी भी जॉब्स हैं और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने की तैयारी है। ऐसी कंडीशन में ये जो बदलाव आने वाले हैं, इस बदलाव में हम कहां स्टैंड करते हैं। सो अभी देखेंगे आप तो एज ए फिजिशियन अथवा मेडिसिन, डेंटिस्ट, ये सारे प्रोफेशन इंटैक्ट रहेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से हेल्थ के सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। अब एज एन इंजीनियर मैं देखता हूं, अथवा एज ए टेक्निकल ग्रेजुएट मैं इस चीज को देखता हूं, अथवा एज ए बिजनेसमैन मैं देखता हूं, या एज ए स्टूडेंट मैं देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज तेजी से बढ़ी हैं। अगर हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं तो हेल्थ केयर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सर्विसेज एंड दूसरा है सपोर्ट। आप हेल्थ केयर में ऐसी कोई चीज नहीं पाएंगे, आप हेल्थ केयर में ऐसी कोई भी चीज नहीं पाएंगे जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट ना हो। हर एक चीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये चीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है राइट। सो अगर ये चीजें टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कौन करेगा इनको? ये टेक्नोलॉजी हम टेक्निकल लोग प्रोवाइड करेंगे। सो एज एन इंजीनियर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की तैयारियां शुरू हुई हैं। एक तरफ जहां पे मार्केट को आप ये देख रहे हैं कि मार्केट तेजी से रूरल सेक्टर की तरफ गया है, तेजी से हेल्थ केयर की तरफ गया है, तेजी से ई कॉमर्स की तरफ गया है, तेजी से डिलीवरी एंड डिस्पैचिंग की तरफ जा रहा है। ये तेजी से उधर जा रहा है जहां पे अभी तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दैट इज ई बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे सेगमेंट्स तेजी से उभर रहे हैं। सो अब मैं मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अधिकतर चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट होंगी। अब ये करेगा कौन? ये इंजीनियर्स करेंगे। सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अगर फेसबुक मतलब जियो, सो जियो एंड फेसबुक दोनों मिल करके भारत के 3 करोड़ जितने छोटे व्यापारियों को, खास करके खुदरा व्यापारी जिसको हम प्रोविजनल स्टोर्स वाले कहते हैं,
उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ये करेगा कौन? उनको कनेक्ट कर कौन करेगा? यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होगी वो टेक्नोलॉजी ला के कौन देगा? अगर मान लीजिए कि इस देश का हर एक प्रोविजनल स्टोर वाला कंप्यूटर यूज करने लगता है, इंटरनेट पे आ जाता है, तो इंटरनेट की उसकी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कौन करेगा? इसी तरह से अगर मैं देखता हूं तो अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं उसको ड्रोन से पूरे का पूरा मैपिंग करती है। अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने गांव को लेकर के। सो गांव की इकोनॉमी को सरकार तेजी से इंप्रूव करना चाहती है। तो अगर गांव की इकोनॉमी को सरकार इंप्रूव करना चाहती है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज गांव की तरफ तेजी से बढ़ा है। तो गांव में किस तरह के टेक्नोलॉजी की जरूरत हमको पड़ेगी, ये समझना हमारी अगली प्रायोरिटी है। सो मैं चाहता हूं कि एज एन इंजीनियर, चूंकि आप लोग जूनागढ़ से हैं, आप सौराष्ट्र रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटी रहती है सौराष्ट्र को ध्यान में रख करके। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप इस चीज को और ज्यादा एंजॉय करेंगे। जब डायरेक्ट सेलिंग होनी शुरू होगी, मान लीजिए कि गांव की फसल डायरेक्टली ई कॉमर्स के माध्यम से मैं सेल कर रहा हूं, तो प्रॉफिट एक अगला सेगमेंट आके खड़ा होगा। जब प्रॉफिट की बात आएगी तो टेक्नोलॉजी अगेन बीच में आएगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर अभी हम खेतों में यूज कर रहे हैं, दैट ट्रैक्टर इज नॉट गोइंग टू वर्क मच। अभी ड्राइवरलेस व्हीकल्स की बातें शुरू होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल एंड डीजल क्रूड ऑयल की कॉस्ट अभी बीच में नेगेटिव गई थी और आने वाले समय में और इसकी हालत खस्ती होनी है। ऐसी कंडीशन में क्या पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल से रिप्लेस होंगे या कंटिन्यू करेंगे? अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो क्या कंडीशन होगी? अगर हाइड्रोजन व्हीकल्स आते हैं तो उसका क्या स्टेटस होगा? अगर ड्राइवरलेस कार आते हैं तो उसकी क्या सिचुएशन होगी? अगर ड्रोन के माध्यम से हम अधिकतर सर्विसेज लोगों तक पहुंचाते हैं तो क्या होगा? अभी आपको पता ही है, मोदी ग्रुप जो जेरोक्स बनाता है, महिंद्रा और महिंद्रा, ये सब वेंटिलेटर बनाने शुरू हुए हैं। तो आने वाले समय में हेल्थ केयर में एक बड़े बदलाव की संभावना हमारे सामने क्रिएट होगी। सो मैं चाहता हूं कि आप एज एन इंजीनियर, आप जिस भी स्पेशलाइजेशन को लेकर के चल रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें। हम 2021-22 में टूरिज्म के फील्ड में भारत को महान बनाने के चक्कर में थे और कोविड-19 ने टूरिज्म की पूरी कमर तोड़ करके रख दी। इसके नाते होटल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ा, इसके नाते रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। बट कंसर्न क्या है? क्या हम होटल में जाना बंद कर देंगे? क्या हम रेस्टोरेंट में जाना बंद कर देंगे? हम जाएंगे, लेकिन अब इसके प्रायोरिटीज इसमें चेंज होगी, हमारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट चेंज होगी। जब हम ट्रैवल करेंगे तो हमारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएंगी। तो चाहे बाय एयर ट्रैवल करें या बाय ट्रेन ट्रैवल करें, अब धीरे धीरे ट्रैवलिंग के टाइम पे हमारी प्रायोरिटी चेंज होगी। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको पता होगा, 1980s में सद्दाम हुसैन ने ईरान पे केमिकल अटैक किया था और साथियों आपको बताऊं उसका इम्पैक्ट आज भी ईरान के उन एरियाज पे है जिन एरियाज में वो केमिकल बम डाले गए थे। अगर कोविड-19 बायो वेपन है तो ये रातों रात 1 या 2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, मतलब इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहेगा। तो अगर इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहता है तो हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे, हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करना ताकि हम इसमें सर्वाइव कर सकें। एट द सेम टाइम इम्यून सिस्टम के साथ साथ में हमको दूसरे सेगमेंट पे भी काम करना है, एंड दैट इज हम इसमें किस तरह से जॉब या बिजनेस दोनों ही सेक्टर में सर्वाइव करें। तो यहां पे आएगा रीस्केलिंग, क्योंकि अब जो ट्रेड वॉर चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा था, वो ट्रेड वॉर अब धीरे धीरे ग्लोबली शुरू होगा, क्योंकि एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। इस वैक्यूम में न चाइना सुपर पावर है न यूएस सुपर पावर है। अभी ताइवान भी रेस में है, बांग्लादेश भी रेस में है, इंडिया भी रेस में है, सिंगापुर भी रेस में है, अब दुनिया के अधिकतर देश इस रेस में है, वियतनाम भी रेस में है। सो अब जिसका यूथ स्किल्ड होगा वो इस बात जो मैं सामने आपके सामने प्रेजेंट किया, आप इसको ध्यान से देखेंगे। अभी जितने लोग जॉब कर रहे हैं सिस्टम में, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 46
So sorry for this different this disturbance. आगे पीपीटी। हाँ ठीक है, मैंने हटा दिया है जी। ओके, स्लाइड कौन सी दिख रही है आपके? एस्टिमेटेड पोटेंशियल इकोनॉमिक वाली? ओके 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 ओके, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। सो साथियों, अभी आप देखेंगे जो इंटरनेट की हालत भारत में है, सो हमको खूब सारा भी स्कोप है इंटरनेट के फील्ड में जिसमें हमको काम करना है। तो जो पहला फील्ड है जो भारत में खूब सारी अपॉर्चुनिटी है, दैट इज मोबाइल इंटरनेट, और उसकी समस्या आप भी फेस कर रहे हैं और अभी रिसेंटली आपने सेशन में भी फेस किया। इसके अलावा जो दूसरी समस्या हमारे पास फील्ड है, दैट इज ऑटोमेशन ऑफ नॉलेज वर्क। जैसे ऑनलाइन टीचिंग अभी तेजी से इमर्ज हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इसका स्कोप खूब सारा है। अभी भी जिस लेवल तक हमको एक्सप्लोर करना था उस लेवल तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आईओटी हो, चाहे क्लाउड टेक्नोलॉजी हो, चाहे एडवांस रोबोटिक्स हो, चाहे ऑटोनोमस एंड नियर ऑटोनोमस व्हीकल्स हो, नेक्स्ट जनरेशन जेनोमिक्स हो, एनर्जी स्टोरेज हो, ये सारे फील्ड हैं जहां पे खूब सारे स्कोप है। सो अब बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंसेस अथवा बीइंग अ प्रोफेशनल, हमको जानने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से अपने फील्ड को, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में, चाहे सिविल में है अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है अथवा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, आप केमिकल में है तो ऑयल एंड गैस में है, आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में हो, आप मेडिकल में हो या कॉमर्स में हो, आप आर्ट्स में हो अथवा तो बीएससी अथवा साइंसेस, आप कुछ भी कर रहे हैं, समय खूब सारा टेक्नोलॉजी की डिमांड मांगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जितना टेक्निकल एक्सपेक्टेशन को समझेंगे, जो चेंज आ रहा है उस चेंज के साथ अपने आप को आप चेंज करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को आप जितना ज्यादा सीखेंगे और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को आप डेवलप करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। और अगर आप सिर्फ सिलेबस, एग्जाम सेंट्रिक, टीचर ने इतना बोला पढ़ाने के लिए उतना ही पढ़ना है और आपने अपने आप को एक दायरे में लिमिट कर दिया, तब तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं, अब ग्लोबल मार्केट ओपन हो चुका है, वियतनाम के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, मलेशिया, श्रीलंका के लिए भी, भूटान, नेपाल के लिए भी। और आपको बताऊं, हर जगह का यूथ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए पागलों की तरह तैयार बैठा है। सो अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करेंगे, सो कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार बैठा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं? इफ यस, परफेक्टली फाइन। सो मैं अब आगे बढ़ता हूं। एज फार एज जॉब इज कंसर्न, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम जॉब करें, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें। अब मैं पहले बोल चुका हूं, आने वाला समय भारत में रूरल एरिया का है। रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन, ट्राइबल, ये भारत का भविष्य है। और आप ऑलरेडी उस जगह पे रहते, आप लोकल रिक्वायरमेंट और नीड को समझा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। भारत में जो खेडूत होता है उसके पास 5 बीघा से 20 बीघा के आसपास जमीन होती है। जापान में जो खेडूत होता है उसके पास लगभग 2.5 से लेकर के 10 बीघा जमीन होती है। और यूएस में
विद्युत होता है उसके पास लगभग 200 से लेके 600 बीघा जमीन होती है। हमने जो टेक्नोलॉजी ऑप्ट किया वो यूएस वाले मॉडल का ऑप्ट किया, जबकि हमको जो टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए थी वो हमको जापान वाली टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए थी। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो खेत में होना चाहिए उससे ज्यादा हम इन्वेस्ट लागत लगाते हैं और इसके लिए हमारे पास आमदनी कम हो जाती है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम किस तरह से अपने आप को इस अपॉर्चुनिटीज में, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, उसमें कैसे अपने आप को लेकर के जाएं। आपके सामने मेरी जो स्लाइड है आप ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दुनिया में 22,000 के आसपास प्रोफेशंस हैं, 22,000 प्लस ऑक्यूपेशंस हैं और हर एक ऑक्यूपेशन में अब there is nothing as such conservative model, there is nothing as such traditional model, there is nothing as such stability. Everything is in upgradation form. चाहे वो लॉ हो, तो चाहे वो लॉ हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, मीडिया हो, चाहे वो रेडियो जॉकी हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर एक फील्ड में खूब सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब मेरा कंसर्न ये है अब आप देखिए कि पायलट एक ऐसा प्रोफेशन है जो अब तेजी से एक नए डोमेन में आएगा। अभी तक जो पायलट हमको चाहिए होते थे वो प्लेन उड़ाने के लिए चाहिए होते थे। अब पायलट, अगर मान लीजिए कि हमको हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हमको कैसे चाहिए होंगे, हमको ट्रेन के ड्राइवर्स कैसे चाहिए होंगे, हमको कारों के ड्राइवर कैसे चाहिए होंगे। ये अब एक नया वर्ल्ड क्रिएट होना है। कंटेंट राइटर्स, इंजीनियरिंग प्लस लैंग्वेज, फार्मेसी प्लस लैंग्वेज, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट प्लस लैंग्वेज। अब कंटेंट राइटर्स की मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ी। जिसने भी वेबसाइट बनवाई होगी अथवा आप में से जिसने भी कभी कोई ऐप डेवलप किया होगा, आपको पता है कंटेंट राइटर्स की जरूरत कितनी पड़ती है। अब जिनको लैंग्वेज आता है उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती, जिनको टेक्नोलॉजी आती है उनको लैंग्वेज नहीं आता। डिजिटल मार्केटिंग में खूब सारे लैंग्वेज के जानकार लोगों की आवश्यकता है। सो मैं चाहता हूं कि बीइंग एन इंजीनियर आप अपने लैंग्वेज पे भी काम कर सकते हैं। आपको उसमें किसी भी तरह की हेल्प की आवश्यकता है तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट करिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू डेवलप योर लैंग्वेज एस्पेक्ट। टीचिंग अब इट्स नो मोर गोइंग टू बी जस्ट आपने किताब उठाया चले गए। टीचिंग अभी सबसे ज्यादा डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन के तौर पे उभर रहा है, क्योंकि अगर ऑनलाइन टीचिंग की मैं बात करूं तो ऑनलाइन टीचिंग में आपके पास बिल्कुल अपडेटेड, अपग्रेडेड एंड लेटेस्ट डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया और आप पढ़ाए जा रहे हो, अब वो चीज नहीं चलेगी। अभी ऑनलाइन टीचिंग का ट्रेंड बढ़ेगा, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ऑनलाइन रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ऐसे में टीचिंग इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर। यहां पर आप जितना बेहतर करेंगे आप उतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। सो टीचिंग एक अच्छा प्रोफाइल एंड प्रोफेशन के तौर पे उभर भी चुका है। डिफेंस, अभी जैसे कल तक हम न्यूक्लियर डिफेंस की बात करते थे, अब बायो डिफेंस की भी बात आएगी। सो हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार को ऐसे इवेंट्स चाहिए हों जो बायो अटैक के सामने हमको डिफेंड कर पाए। मीडिया, अभी आपने देखा था यूएस और चाइना के बीच में मीडिया को लेकर काफी युद्ध हुआ है और अभी यूएस ने ऐसे ऐसे एक्शंस लिए हैं जिससे चाइनीज जर्नलिस्ट यूएस में नहीं रुक सकते, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश का माइंड मेकअप दुनिया के लिए तैयार करता है। और चाइना और यूएस, टर्की, इजराइल, दुनिया का अधिकतर देश इसमें खूब सारा पैसा खर्च करते हैं। सो मैं चाहूंगा कि आप भले टेक्निकल हैं पर आप मीडिया के फील्ड में भी सोच सकते हैं। मीडिया हैज मल्टीपल फेस, सोशल मीडिया भी फेस है,
इसका प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी फेस है। सो नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स आर देयर। आप मीडिया को लेकर के भी सोच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप आगे चल के मीडिया में नहीं जा सकते। आप माइका मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद की तैयारी करें, कैट दे करके आपको माइका देना होता है। आप मास कम्युनिकेशन में जाइए, इंजीनियरिंग प्लस मास कॉम डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा फ्यूचर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रोफेशन में गए हैं। हेल्थ केयर, it's no more going to be only a business of B group and medicine and pharma people. Here technology is going to play a vital role. So मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में भी जानें। हो सके तो हॉस्पिटल्स में भी आपको जाने का मौका अगर मिलता है, भगवान न करे कि एज ए पेशेंट जाएं, लेकिन आप एज ए विजिटर देखिए कि वहां पे किन किन तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और वो टेक्नोलॉजी अगर आप डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली देश और दुनिया में उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। सो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी अभी तक जिम्नासियम बेस्ड हमारा पूरा का पूरा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस था, आउटडोर एंड इंडोर इस तरह से थे। अगर कोविड-19 जैसे बायो अटैक आते रहे तो हमको घर के अंदर किस तरह से स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हम डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए इक्विपमेंट्स, दैट इज अनदर सेगमेंट। सो मैं चाहता हूं कि आप एक बड़े पैमाने पे सोचें, आप एक बिल्कुल छोटे पैमाने पे इन सब चीजों को ना लें। ये मेरे पास एक स्लाइड है जो आपके काम की है। आप लोग जूनागढ़ में बैठे हैं, मैं जूनागढ़ के बारे में बताता हूं। 2012 से लेकर 2022 के बीच में जूनागढ़ में कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो तेजी से डेवलप हुए हैं। इसमें से एक है एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जूनागढ़ में। दूसरा अगर मैं देखता हूं सो दैट इज मिनरल प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन, मिनरल प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन। इसी के आसपास में अगर मैं अमरेली को देखता हूं, आपके पास में अमरेली है। सो अमरेली में डेवलप जो हुआ है दैट इज मिनरल प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन। इसके अलावा वहां पे डेवलप हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। अमरेली में तीसरी जो चीज अगर मैं देख पा रहा हूं सो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो आप अगर यही का भावनगर का भी देख सकते हैं कि भावनगर में किस चीज की जो है इंडस्ट्रीज रही है। तो वहां पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज है, वहां पे एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग है। भावनगर में तीसरी अगर आप चीज देखते हैं तो केमिकल एंड केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। भावनगर में रबर एंड प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट है, मिनरल है। वहां पर जो है भावनगर में मिनरल के अलावा आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स है, देन वहां पे मैन्युफैक्चरिंग है। सो कंसर्न इज यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चीज होती है। उससे रिलेटेड भी आप चाहें तो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। सो कंसर्न इज वेरी सिंपल। अगर आप अपने आप को चेंज करेंगे, अगर आप अपने आप को डेवलप करेंगे, अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लेकर के आएंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। और अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स एंड चेंजेस लेकर के नहीं आए तो आप मार्केट पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मार्केट को स्टडी करना आपके लिए, मार्केट को समझना और उसकी रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से अपने आप को चेंज करना आपकी जरूरत है और समय की रिक्वायरमेंट है। विद दिस मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो समय की रिक्वायरमेंट है उसको समझेंगे और जो भी स्किल सेट्स है जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसमें आप अपने आप को बदलेंगे। कौन कौन सी एरिया है जहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर, खूब रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि अब जो बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक हम काम कर रहे थे वो हमारे लिए इनफ नहीं है। हमारे पास प्राइवेट इक्विटी के अलावा रिटेल एक तेजी से उभरेगा, चाहे अनचाहे मॉल कल्चर और रिटेल सेक्टर में एक बड़े कंपटीशन होने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फेसबुक और जियो का ज्वाइंटली जो वेंचर है अगर वो चल पड़ता है और वो उस फॉर्मेट में आता है जिस फॉर्मेट में उन्होंने प्लानिंग करी हुई है, सो रिटेल एक अलग डोमेन में एंटर होगा। और ऐसे में डिलीवरी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन,
ये जो जितने भी चीजें ई कॉमर्स की है वो तेजी से राइज होंगी। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट चाहती है कि डे बाय डे गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंटेबल बने। गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंटेबल कब होगा? जब उसके पास टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन पावर होगा। और अभी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन पावर कम है। सो बीइंग एन इंजीनियर और इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट करते हैं तो आपके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। मैं चाहूंगा इसको आप जरूर ध्यान से देखें। रियल एस्टेट, दैट इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये अब एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट शायद हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन अराइज हुई है, इसमें घरों की एक्सपेक्टेशंस बदलेंगे। हो सकता है घरों में बालकनी जो हमने धीरे धीरे खत्म कर दी थी, बैठक, खुले मकान, अभी ये रिक्वायरमेंट आ रही है कि हम ऐसा घर बनाए जिसमें एसी ना लगाना पड़े लेकिन घर ठंडा रहे, एट द सेम टाइम घर में डस्ट ना आए, धूप ना आए। पर आपको ये सारी चीजें, तो रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड इन कमिंग डेज। जो स्किल सेट्स के साथ अभी आप काम कर रहे हैं, शायद ये आपके लिए इनफ ना हो। सो फूड, एफएमसीजी एंड कंज्यूमर रिलेटेड जो चीजें हैं, ये हमारा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले बोला था कि अब रेस्टोरेंट एंड होटल बिजनेस एक दूसरे डोमेन में हमारे सामने आके खड़े होंगे, और ऐसी कंडीशन में किस तरह के फूड की रिक्वायरमेंट लोगों की रहेगी, हाइजीन के साथ साथ में बायो वायरस फ्री फूड हमारी रिक्वायरमेंट हमारे सामने आके खड़ी होगी। एट द सेम टाइम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट हमको चाहिए होंगे। सो अब आपके और मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज ये खड़ा है कि हम किस तरह से एफएमसीजी को टेक्निकल वर्ल्ड से जोड़ें। एनर्जी सेक्टर, चूंकि हम घर पे रहेंगे, हो सकता है कि मैं ऑनलाइन घर से बैठ करके काम करूं, जिसको वर्क फ्रॉम होम कल्चर बोलते हैं। सो अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ता है तो मेरे घर पे एनर्जी का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में मैं किस तरह के एनर्जी सोर्सेस, अभी जैसे इंटरनेट है तो इंटरनेट के लिए मेरे पास, क्या मैं मेरे घर पे इंटरनेट प्रिजर्व करके रख सकता हूं? अगर 3 घंटे का मेरा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है तो क्या मैं इंटरनेट प्रिजर्व करके रख सकता हूं? जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रिजर्व करते हैं जनरेटर के माध्यम से अथवा तो इन्वर्टर के माध्यम से, तो इस तरह की चीजें बढ़ेंगी। इन्वर्टर के कॉन्सेप्ट्स चेंज होंगे, एनर्जी क्रिएशन के ऊपर काम होगा। और मैं चाहता हूं कि इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग इस पूरे चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। अभी भगवान सरकार ने रामायण और महाभारत 2 सीरियल हमारे सामने लाके रखे। दोनों सीरियल की आप लाख इंटरप्रिटेशन करो तो कम है। एक इंटरप्रिटेशन जो मैंने किया है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। द इंटरप्रिटेशन इज, जब जब पांडवों को वनवास मिला वो और मजबूत होकर के वापस आए। भगवान राम को वनवास मिला तो और मजबूत होकर के वो बाहर आए। हमको कोविड-19 के लॉकडाउन में वनवास मिला है। हम कमजोर होकर के बाहर निकलेंगे या मजबूत होकर के बाहर निकलेंगे, ये हमारा डिसीजन होगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे महाकाव्यों ने हमको सिखाया है कि विकट परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन जो हमारे फेवर में ना हो, अनफेवरेबल सिचुएशंस में हम अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। और जब हम वापस मार्केट में आए तो लोग एक बार ताज्जुब से देखें कि ये कौन बंदा वापस आया है। इतनी सारी स्किल सेट्स हमारे पास होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे टाइम पीरियड को, लॉकडाउन टाइम पीरियड को आप पूरा अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। आप किताबें पढ़िए, यूट्यूब मोटिवेशन इनफ नहीं है, आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे पास 500 से ज्यादा पीडीएफ ई कॉपी बुक्स हैं। आपको किताबें पढ़नी है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाविक सर से कि आप लिख दें। सो आप मेरा नंबर ले लीजिए
और मेरे नंबर पे आप अप्रोच करेंगे, मैं आपको बुक्स शेयर कर सकता हूँ, n नंबर ऑफ बुक्स आपको मैं दे सकता हूँ। आपको किताब पढ़नी है, नॉवेल पढ़ना है, स्टोरी पढ़नी है, आपको जो पढ़ना है, आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आपको वर्ड पावर इंप्रूव करना है, आप जो करना चाहते हैं, बट आप पढ़िए। दूसरी चीज, हेल्थ पे फोकस करिए, क्योंकि इम्यून चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर किसी को कोविड-19 का सामना 1 to 1 करना है। अगर आपने इम्यूनिटी स्ट्रांग की होगी तो आप लड़ लेंगे, नहीं की होगी तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सो हमको हेल्थ फिटनेस पे फोकस करना है। तीसरा, स्किल सेट्स आप बढ़ाएं, खूब सारा स्किल्स आप नए डेवलप करें, मार्केट के रिक्वायरमेंट को समझें। फोर्थ, आपका कॉलेज ढेर सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिपार्टमेंट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, और वो GTU अलग अलग जो सोर्सेस है उससे आप इन सारे वेबिनार्स को ढूंढ करके अटेंड करो। जितना ज्यादा आप वेबिनार अटेंड करते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। एंड द लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय एंड डियर फ्रेंड्स, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप पकड़ो एंड उसकी प्रिपरेशन करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उसको ज्वाइन करो। एग्जाम की प्रिपरेशन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। एट द एज ऑफ 20 आप एग्जाम की प्रिपरेशन किए हैं, आप 28, 29, 35 पे पहुंच करके अगर आपको लगा कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मेरे को किसी ऐसे जॉब में जाना है जहां पे सिक्योरिटी मिलती है, तो डेफिनेटली ये प्रिपरेशन आपको काम आएगा। सो आप अपने आप को बिल्कुल तैयार करिए, अपने आप को बिल्कुल रेडी करिए। आप भगवान राम की तरह तैयार होइए, आप अर्जुन की तरह तैयार होइए। समस्या आएगी तो आप उससे लड़ेंगे, समस्या नहीं आएगी तो आपकी तैयारी बेकार जाने वाली नहीं है। आप कहीं वेबिनार देकर के आप इंफॉर्मेशन शेयर करिए। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी, मैं सुभाष टेक्निकल कैंपस का आभारी हूं कि आपने इतना प्यारा प्रोग्राम जूनागढ़ और जूनागढ़ के आसपास के लोगों के लिए जो आपने ऑर्गेनाइज किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जूनागढ़ ने आज तक गुजरात के डेवलपमेंट में, सौराष्ट्र के डेवलपमेंट में, भारत के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले किया है, आने वाले समय में भी ये इसी तरह से रोल प्ले करेगा। ये जो यूथ है, ये जो यंग जनरेशन है, डेफिनेटली कुछ बड़ा करके इस देश को देगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस पूरे टॉक को कंक्लूजन पे ले जाता हूं।